हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज से अपना एमसीक्यू का महासंग्राम कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। इस महासंग्राम कोर्स के अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन करवाए जाते हैं और इसका जो टाइमिंग रहता है दिन में 3:30 PM का रहता है, यानी 3:30 का रहता है। प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक के एमसीक्यू को हम इसमें इस तरह से कवर करेंगे, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे देना, आपका सिलेक्शन पक्का है अगर आपने इस सीरीज को ढंग से कर लिया है तो ये कोर्स अपना आज से स्टार्ट हो गया है। बस ये सिर्फ आपको झलक दिखाने के लिए, डेमो के लिए है भी, इसमें इस तरह से क्वेश्चंस है वो आपको करवाए जाएंगे। और ये जो कोर्स है ये आपको मिलेगा आपकी अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से, और इसका जो चार्ज है वो ओनली 1000 रुपीज है। और जो क्लास हो जाएगी, यानी जो लाइव क्लास होगी, वो कंप्लीट होने के बाद वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी सेव रहेगी और 1 साल तक आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा। 1 साल तक कंटिन्यू ये क्विज सीरीज चलती रहेगी। 1 साल तक सीरीज है वो लगातार चलती रहेगी और आपके पास सब्सक्रिप्शन 1 साल तक रहेगा। लाइव के टाइम आप नहीं देख पाते हो तो उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। और जो यहाँ पे मैं आपको एमसीक्यू के लिए क्वेश्चंस करवाऊंगा उनका पीडीएफ भी आपका हर एक लेक्चर के साथ रहेगा, तो आप पीडीएफ से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एमसीक्यू के पहले लेक्चर की झलक। आज का अपना टॉपिक है वो है सीड टेक्नोलॉजी, और सीड टेक्नोलॉजी में आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सा कथन है वो गलत है, गलत कथन बताना है। देखो, ए ऑप्शन है पाउल नीरगार्ड, फादर ऑफ सीड पैथोलॉजी कहलाते हैं पाउल नीरगार्ड। दूसरा ऑप्शन है आपका मेरे नोब, इन्होंने सीड पैथोलॉजी जो टर्म है वो दी थी। जो मेरे नोब है इन्होंने सीड पैथोलॉजी यानी बीज रोग विज्ञान है वो शब्द दिया था। देखो, सीड पैथोलॉजी के जो जनक है यानी फादर ऑफ पैथोलॉजी है वो तो पाउल नीरगार्ड को बोलते हैं, और सीड पैथोलॉजी यानी जो बीज रोग विज्ञान है ये टर्म किसने दी थी? मेरी नोबल ने दी थी, मेरी नोबल ने दी थी। फादर ऑफ सीड टेस्टिंग ये फ्रेडरिक नोबे है। फादर ऑफ सीड टेस्टिंग किसे कहते हैं? फ्रेडरिक नोबे को कहते हैं। बद्री नारायण बारवले को फादर ऑफ इंडियन सीड टेक्नोलॉजी कहते हैं। टीजेड टेस्ट यानी टेट्राजोलियम टेस्ट है वो जेनसन ने दिया था। 5 स्टेटमेंट है आपके पास, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो आपको गलत लग रहा है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो आपको गलत लग रहा है, बताइए। देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट है आपका फादर ऑफ सीड पैथोलॉजी यानी बीज रोग विज्ञान के जनक पाउल नीरगार्ड को कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। दूसरा जो है सीड पैथोलॉजी यानी बीज रोग विज्ञान जो है ये शब्द दिया था मेरी नोबल ने, ये भी बिल्कुल ठीक है, इन्होंने ही दिया था। सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। फादर ऑफ सीड टेस्टिंग यानी जो बीज परीक्षण के जनक है वो फ्रेडरिक नोबे को कहते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। फादर ऑफ सीड टेस्टिंग है वो फ्रेडरिक नोबे को ही कहते हैं। उसके बाद हम बात करें बद्री नारायण बारवले। देखो, ये बद्री नारायण बारवले वो ही है जो माइको कंपनी के संस्थापक है। माइको कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र की बीज की कंपनी है और इंटरनेशनल कंपनी है यानी मल्टीनेशनल कंपनी है ये। और इन्होंने क्या है, भारत के अंदर सस्ते दामों में यानी कम रेट में अच्छी क्वालिटी का जो बीज है, अच्छी गुणवत्ता का बीज है वो किसानों को पहुंचाया, जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ा यानी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ी, जिससे भारत में क्या है, फूड सिक्योरिटी आई। इसीलिए सन 1998 में 1998 के अंदर 1998 के अंदर इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था। वैसे तो टोटल 12वें नंबर का वर्ल्ड फूड प्राइज था, विश्व खाद्य पुरस्कार था, और इन्हें जो ये विश्व खाद्य पुरस्कार जो मिला था, वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था, ये कब मिला था? 1998 में, यानी 1998 को मिला था। 1998 में मिला था, 1998 के अंदर। और इन्हें ही क्या है, भारत में जो अच्छी गुणवत्ता का बीज किसानों को बांटने की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कहा गया, और इन्हें ही भारत के अंदर बीज तकनीकी के जनक कहा गया था। तो फादर ऑफ इंडियन सीड टेक्नोलॉजी है वो बद्री नारायण बारवले को ही कहते हैं, ये माइको कंपनी के संस्थापक भी है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है।
अब अपना ई स्टेटमेंट है टीजर टेस्ट, जिसको आप टेट्राजोलियम टेस्ट बोल देते हैं या बायोलॉजिकल टेस्ट बोल देते हैं या जिसे आप बायोकेमिकल टेस्ट बोल देते हैं, यानी जैविक परीक्षण भी बोल देते हैं, जैव रासायनिक परीक्षण भी बोल देते हैं और टेट्राजोलियम टेस्ट भी बोल देते हैं। वैसे तो सीड वायबिलिटी यानी बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन उनमें सबसे इफेक्टिव जो टेस्ट है, सबसे प्रभावी टेस्ट है, वो कौन सा है? टीजर टेस्ट है, यानी टेट्राजोलियम टेस्ट है। देखो, एक तो ये बहुत आसान है, दूसरा का ये बहुत रैपिड है, यानी बहुत तेजी से हो जाता है, 4 घंटे में रिजल्ट आ जाता है, और इसके अलावा ये बहुत इफेक्टिव है, प्रभावी है। जो इसका रिजल्ट है वो भी कैसा है? रिलायबल है, यानी विश्वसनीय है। इसके अलावा ये सीड वायबिलिटी के साथ साथ बीज की जीवन क्षमता के साथ साथ ये भी बता देता है कि जीवन क्षमता है कितनी, वायबिलिटी का परसेंटेज कितना का है, ये भी बता देता है। तो सीड वायबिलिटी को पता लगाने के लिए, यानी बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने का सबसे बेहतरीन, सबसे तेज, सबसे आसान, सबसे सस्ता, सबसे सरल टेस्ट माना गया है, वो कौन सा टेस्ट माना गया है? टीजर टेस्ट माना गया है। और टीजर टेस्ट है, ये किसने डिस्कवर किया था? एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेकोन, जिसका नाम था लेकोन। तो लेकोन ने टीजर टेस्ट है वो डेवलप किया था। लेकोन है, इन्होंने क्या है? टीजर टेस्ट डेवलप किया था। जेनसन ने नहीं किया भाई, इसने किया था, लेकोन ने किया था, लेकोन ने किया था। तो टेट्राजोलियम टेस्ट है वो किसने दिया था? लेकोन ने दिया था, न कि जेनसन ने। तो आपको कौन सा कथन ढूंढना था? गलत, और गलत कथन हमें मिल गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ई ऑप्शन है वो राइट होगा। ठीक है, ई ऑप्शन है वो राइट होगा। बिल्कुल, ये क्लास एमसीक्यू की डेली ही मिलेगी, बिल्कुल रोज मिलेगी और 3:30 बजे मिलेगी। मेरी वीडियो स्कूलों में चल रही है, बढ़िया बात है, अभी बस आपका प्यार है इसलिए स्कूलों में चल रही है। कुछ यूपी से फोटोज आई थी मेरे पास, वहाँ स्कूलों में चल रही है। राजस्थान की फ़ोटोज़ भी आई थी, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, वहाँ भी चल रही है। और एमपी के भी एक स्कूल की फ़ोटोज़ आई थी, वहाँ भी चल रही है। और यूपी के तो एक गवर्नमेंट क्या, यूपी के तो एक एग्रीकल्चर कॉलेज की भी आई थी। बस सब आप लोगों की मेहरबानी है। चलिए, तो राइट आंसर क्या है? ई ऑप्शन है वो इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखते ही आंसर देना स्टार्ट कर दिया करें, है ना, ताकि आप इवोल्यूट कर सके आपने आंसर सही दिया है या गलत दिया है। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज एल्बुमिनस सीड? एल्बुमिनस बीज कौन सा है? ए ऑप्शन है टोमेटो, टमाटर, बी ऑप्शन है कोकोनट, नारियल, सी ऑप्शन है ग्राम यानी चना, डी ऑप्शन है कुकुम्बर और ई ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। आपको बताना है इनमें से एल्बुमिनस सीड कौन सा है, यानी एल्बुमेनिक बीज है वो कौन सा है, कौन सी फसल का जो बीज है वो एल्बुमेनिक बीज है। चलिए बताओ भाई, एल्बुमेनिक बीज कौन सा है इनमें से? फटाफट आंसर दीजिए। देखिए, 2 तरह के बीज होते हैं, एक तो मोनोकोट होता है और दूसरा डाइकोट होता है। जिसका बीज 2 समान भागों में बट जाता है वो डाइकोट है, और जिसका बीज 2 भागों में नहीं बटता वो कौन सा है? मोनोकोट है। हालांकि मैंने आपको जब सीड का लेक्चर करवाया था उसमें बताया था कि आप पौधा उगते ही बता सकते हैं कि ये मोनोकोट है या डाइकोट है। नैरो लीफ पतली पत्ती होगी तो मोनोकोट है, और ब्रॉड लीफ यानी चौड़ी पत्ती होगी तो कैसा होगा? डाइकोट। बट बीज से भी तो आप पहचान सकते हैं कि मोनोकोट है या डाइकोट है, मोनोकोट है या डाइकोट है, ये उससे भी आप पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखो मोनोकोट सीड होता है, उसमें क्या होता है? सबसे पहले तो सीड कोट होता है, बीजावरण। बीजावरण में सीड कोट में 2 लेयर होती है, जो बाहर वाली होती है वो टेस्टा होती है, अंदर वाली टेगमन होती है। बीज जब जीभ पे रखोगे तो बाहर वाली का टेस्ट आएगा, तो बाहर वाली लेयर टेस्टा है, अंदर वाली लेयर है वो कौन सी है? टेगमन है। उसके अलावा बीज में एक होता है भ्रूण। भ्रूण तो मेन पार्ट होता है भाई, सीड के अंदर एम्ब्रियो, भ्रूण जो है वो तो मेन पार्ट है, उससे क्या है? प्लांट निकलेगा। अब जो एम्ब्रियो है उसके एपिकोटाइल के प्ल्यूमुल भाग से तो क्या निकलता है? प्रोहर निकलता है, यानी स्टेम निकलता है। और जो रेडिकल यानी मूलांकर है उनसे जड़ निकलती है। एपिकोटाइल का प्ल्यूमुल भाग जो होता है, एपिकोटाइल को प्रांकुर बोलते हैं ना, एपिकोटाइल से क्या निकलता है? जो स्टेम है वो निकलता है, यानी प्रोहर निकलता है। एपिकोटाइल को प्रांकुर भी बोल देते हैं ना। इसका भी एक पर्टिकुलर भाग है, कौन सा भाग है इसका? पर्टिकुलर प्ल्यूमुल है, उससे निकलता है। रेडिकल से रूट निकलती है। हाइपोकोटाइल मौके के आधार पे काम करता है। अगर इपीजियल अंकुरण होता है तो वहां तो क्या करता है? ये स्टेम इनलोंगेशन, तने की लंबाई बढ़ाता है, और जहां हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है वहां पे जड़ की लंबाई बढ़ाता है, यानी रूट इनलोंगेशन का काम करता है।
तो एम्ब्रियो के बाद होता है एंडोस्पर्म, जिसको आप भ्रूण पोष बोलते हैं, यानी भ्रूण के लिए जिसमें भोजन भंडारित होता है उसे भ्रूण पोष बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म को आप एल्बुमिन भी बोल सकते हैं। तो मोनोकोट में एंडोस्पर्म है, इसलिए आप इसको एंडोस्पर्मिक सीड भी बोल सकते हैं। एक बीज पत्री को आप एंडोस्पर्मिक सीड भी बोल सकते हैं, और इस एंडोस्पर्म को एल्बुमिन बोलते हैं, इसलिए इसे एल्बुमिनस सीड भी बोलते हैं। तो मोनोकोट सारे के सारे कैसे होते हैं? एल्बुमिनस होते हैं। मोनोकोट सारे के सारे कैसे होंगे? एल्बुमिनस होते हैं। ठीक है, डाइकोट के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो तो होगा ही, सीड कोट होगा, वो सेम ही बात होगी, लेकिन जो एंडोस्पर्म होगा, भ्रूणपोष होगा, वो कोटलीडन्स में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? 2 कोटलीडन्स के अंदर बदल जाता है, तो इसमें एंडोस्पर्म होता ही नहीं। तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है या नॉन एल्बुमिनस सीड है। तो जितने भी डाइकोट है वो सारे के सारे नॉन एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, वो कहलाते हैं। कौन से? द्विबीजपत्री। और जितने भी मोनोकोट है ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? जितने भी मोनोकोट है ये सारे के सारे कैसे बीज कहलाते हैं? ये एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड कहलाते हैं। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में टोमेटो डाइकोट है, नॉन एल्बुमिनस है। कोकोनट मोनोकोट है भाई, कोकोनट कौन से कुल का है? एरिकेसी या पामेसी कुल का है। एरिकेसी या पामेसी का कोई भी सदस्य है, एरिकेसी पामेसी मोनोकोट ही है। एरिकेसी और पामेसी का कोई भी सदस्य, चाहे डेट पाम खजूर है, चाहे ऑयल पाम तेल का ताड़ है, चाहे कोकोनट है, चाहे पालमीरा पाम है, चाहे कोई ट्रेवलिंग पाम है, चाहे कोई फैन पाम है, बहुत सारे ऑर्नामेंटल पाम आजकल आप यूज कर रहे हो ना, तो ये सारे मोनोकोट है। एरिकेसी फैमिली कैसी है? मोनोकोट। तो इसका सीड कैसा होगा? एल्बुमिनस होगा। तो राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन राइट होगा। ग्राम तो कैसा है भाई? डाइकोट है, नॉन एल्बुमिनस होगा। कुकुम्बर भी डाइकोट है, नॉन एल्बुमिनस होगा। ऑल ऑफ दिस हो ही नहीं सकता है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? बी ऑप्शन है, वो राइट हुआ। एक ऐसा बीज, एक ऐसा पौधा जो पौधा डाइकोट है लेकिन सीड एल्बुमिनस है। पौधा तो डाइकोट है लेकिन सीड एल्बुमिनस है, कौन सा है बताओ? एक ऐसा पौधा जो खुद तो डाइकोट है, चौड़ी पत्ती वाला, ब्रॉड लीफ है ना, लेकिन सीड कैसा होता है? उसके अंदर सीड होता है वो एल्बुमिनस है। वो एक ही एग्जांपल है आपका, कौन सा है बताइए? कौन सा एग्जांपल है? केस्टर यानी अरंडी। अरंडी डाइकोट है, द्विबीजपत्री है, ब्रॉड लीफ है, चौड़ी पत्ती वाला है, लेकिन सीड कैसा होता है? एल्बुमिनस सीड होता है। नेक्स्ट अपने बात करें टेस्ट यूज फॉर जेनेटिकल प्योरिटी एनालिसिस, अनुवांशिक शुद्धता विश्लेषण के लिए प्रयोग किए जाने वाला परीक्षण है। ए ऑप्शन है डीएनए बेस्ड टेस्ट, है ना, जिसके अंदर अपने क्या है? पीसीआर टेक्निक का काम में लेते हैं, रियल टाइम पीसीआर काम में लेते हैं, यानी कन्वेंशनल एंड रियल टाइम पीसीआर काम में लेते हैं। प्रोटीन बेस्ड टेस्ट होता है ना, जिसे लेटरल फ्लो टेस्ट एंड इलिसा टेस्ट बोलते हैं। उसके अलावा हम नेक्स्ट जो सी ऑप्शन है वो है बायोसे बेस्ड टेक्नोलॉजी, और डी ऑप्शन है ग्रो आउट टेस्ट, और ई ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो जेनेटिकल प्योरिटी ज्ञात करने के लिए, अनुवांशिक शुद्धता को ज्ञात करने के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट, कौन सा परीक्षण है वो काम में लिया जाता है। देखिए बीज को देखकर, सीड को देखकर तो दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं बता सकता कि इसकी जेनेटिकल प्योरिटी क्या है। सीड को तो देखकर कोई भी दुनिया का वैज्ञानिक ये नहीं बता सकता है कि इसकी जेनेटिकल प्योरिटी क्या है, अनुवांशिक शुद्धता है वो क्या है। तो या तो हमें क्या है, कोई लेबोरेटरी के अंदर पीसीआर में जाना पड़ेगा, या फिर हमें कुछ और देखना पड़ेगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपसे जो मैंने पीछे पूछा था क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा डाइकोट पौधा है जिसके अंदर एल्बुमिनस सीड होता है, वो अरंडी आपका ठीक आंसर है सबका। बट इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा? देखिए भाई ज्यादातर स्टूडेंट है वो गलत ही कर रहे हैं। सही में तो अनमोल का ठीक है, उसके अलावा राजेंद्र का भी ठीक है, और तो ऑलमोस्ट का ही गलत है। जितने भी हो सबका गलत है आपका। देखो डीएनए बेस्ड कन्वेंशनल एंड रियल टाइम पीसीआर ये भी अनुवांशिक शुद्धता पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है। प्रोटीन बेस्ड लेटरल फ्लो टेस्ट एंड इलिसा टेस्ट है वो भी काम में लिया जाता है, और बायोसे बेस्ड टेक्नोलॉजी ये भी काम में ली जाती है। ग्रो आउट टेस्ट काम में लिया जाता है। सारे के सारे ही अनुवांशिक शुद्धता का पता लगाने के लिए काम में लिए जाते हैं।
नहीं भाई, ये क्लास जूम पे नहीं है, एप्लीकेशन पे होगी ना, सिर्फ एप्लीकेशन पे। तो ये सारे के सारे जो टेस्ट है ना, ये जेनेटिकल प्योरिटी को जांचने के लिए काम में लिए जाते हैं। सारे के सारे टेस्ट जेनेटिकल प्योरिटी को जांचने के काम में लिए जाएंगे, अकेला ग्रो आउट टेस्ट नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा जो काम में लिया जाता है वो कौन सा टेस्ट लिया जाता है? ग्रो आउट। इस बात में कोई डाउट नहीं है, सबसे ज्यादा जो काम में लेंगे वो ग्रो आउट टेस्ट काम में लेते हैं। लेकिन ये सारे के सारे टेस्ट ही क्या है? जेनेटिकल प्योरिटी को जांचने के काम में लिए जाते हैं। लेकिन इनमें सबसे मेन जो है वो कौन सा है? ग्रो आउट टेस्ट। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ई होगा ना। अब देखो बात ये है कि ग्रो आउट टेस्ट कौन कंडक्ट करवाता है? ग्रो आउट टेस्ट है वो कौन कंडक्ट करवाता है? हाँ, मैं बता रहा था कि बीज को देख के तो दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं बता सकता है कि इसकी जेनेटिकल प्योरिटी क्या है, आनुवांशिक शुद्धता क्या है। तो अब कैसे पता लगता है? या तो ये पीसीआर वगैरह इनसे पता लगता है, या फिर हम उस पौधे को उगाएं। पहले तो बीज देखें कि वैरायटी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, फिर उगाएं, देखें पौधा जो सीडलिंग स्टेज में है, जब वो पौध अवस्था में है तो वो वैरायटी के अनुरूप कैरेक्टर रख रहा है या नहीं रख रहा है। फिर वो जब वेजिटेटिव स्टेज पूरी कर रहा है उस समय देखेंगे कि हाँ भाई इसका जो वैरायटी है उसके अकॉर्डिंग इसके कैरेक्टर है या नहीं है। फिर जब उसमें फ्लावरिंग आएगी तब देखेंगे कि इसमें वैरायटी के अकॉर्डिंग कैरेक्टर है या नहीं है। फिर जब उसमें सीड और फ्रूट बनेगा तब भी देखेंगे कि हाँ इसमें वैरायटी के अकॉर्डिंग कैरेक्टर है या नहीं। मतलब आपको उगा कर देखना पड़ेगा, इसी को ग्रो आउट टेस्ट बोलते हैं। हिंदी में बोलूं तो उगा कर देख कर परीक्षण करना। तो ग्रो आउट टेस्ट है वो सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला टेस्ट है। अब देखो ग्रो आउट टेस्ट कंडक्ट कौन करवाता है? ग्रो आउट टेस्ट वो ही कंडक्ट करवाएगा जो सर्टिफिकेशन का काम करता है। ग्रो आउट टेस्ट वो ही कंडक्ट करवाएगा जो सीड सर्टिफिकेशन का काम करता है, बीज प्रमाणीकरण का काम करता है। और बीज प्रमाणीकरण करना किसका काम है? सीड सर्टिफिकेशन करना किसका काम है? स्टेट सीड कॉर्पोरेशन का है, राज्य बीज निगम का है। भाई देखो दो क्वेश्चन आपके समझ में आ जानी चाहिए बात कि जो स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है वही सर्टिफिकेशन का काम करता है, प्रमाणीकरण का काम एसएससी के पास है, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के पास है। और ये ही ग्रो आउट टेस्ट कंडक्ट करवाता है। एसएससी ही क्या है? ग्रो आउट टेस्ट कंडक्ट करवाता है और ये ही सर्टिफिकेशन का काम करता है। भाई देखो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का तो काम है ब्रीडर सीड प्रोड्यूस करवाना, है ना, फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस करवाना, उनका स्टॉक मेंटेन करना। लेकिन जो सर्टिफिकेशन का काम है वो एसएससी का है, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन का। और ग्रो आउट टेस्ट कंडक्ट करवाना भी किसका काम है? एसएससी का काम है। एनएससी बाई एनुअल सर्वे भी कंडक्ट करवाता है। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो है ना, एनएससी ये एक तो बाई एनुअल सर्वे कंडक्ट करवाता है, 2 साल में पूरे देश में सर्वे होता है कि कितनी बीज की जरूरत है, वो एनएससी का। ब्रीडर सीड कौन प्रोड्यूस करवाता है? एनएससी। फाउंडेशन सीड कौन प्रोड्यूस करवाता है? एनएससी। इनका स्टॉक कौन मेंटेन करता है? एनएससी। बट जो सर्टिफिकेशन का काम करता है वो स्टेट सीड कॉर्पोरेशन करता है। ठीक है, ग्रो आउट टेस्ट कंडक्ट भी कौन करवाएगा? एसएससी ही करवाएगा। लेकिन जिन राज्यों में, जिन स्टेट के अंदर जो गरीब है, एरिया बहुत छोटा है, वहां पे जहां पे एसएससी नहीं है, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन नहीं है, वहां पे फिर कौन कंडक्ट करवाता है? फिर वहां पे एनएससी करवाता है। ग्रो आउट टेस्ट जिस स्टेट के अंदर एसएससी नहीं है वहीं पे एनएससी करवाएगा, बाकी तो एसएससी का काम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने बात करें। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, इसका तो राइट आंसर मिल गया ना, ई ऑप्शन राइट है। अगला जो क्वेश्चन है वो है fill in the blank, use chilling temperature to break dormancy while use mechanical, chemical or thermal means of break down a hard sheet coat that is improved to water। देखो यहां पे आपसे पूछा गया है fill in the blank में, खाली स्थान में, प्रसुप्ति को तोड़ने के लिए ठंडे तापमान का उपयोग करते हैं, उससे क्या कहते हैं? जबकि पानी के प्रति अभेद कठोर बीज आवरण को तोड़ने के लिए यांत्रिक, रासायनिक और थर्मल साधनों का उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? देखो ए ऑप्शन तो है आपका स्केरिफिकेशन एंड स्टार्टिफिकेशन, बी ऑप्शन है स्टार्टिफिकेशन एंड स्केरिफिकेशन, स्टार्टिफिकेशन एंड स्केरिफिकेशन, सी ऑप्शन है स्केरिफिकेशन और वर्नेलाइजेशन, डी ऑप्शन है वर्नेलाइजेशन एंड स्टार्टिफिकेशन, और ई ऑप्शन है स्टार्टिफिकेशन एंड वर्नेलाइजेशन। बताइए राइट आंसर क्या होगा? पीडीएफ इसी क्लास के साथ ही मिलेगा।
अंकित यादव कब का कोर्स ज्वाइन किया हुआ बताओ भाई, फिर करते हैं, चेक करवाते हैं। चलिए अब देखो, अगर हम चिलिंग टेम्परेचर देकर डोरमेंसी ब्रेक करते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्टार्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं? स्टार्टिफिकेशन। जहां जहां स्टार्टिफिकेशन लगा हुआ है उसको अभी टारगेट कर लेते हैं, स्टार्टिफिकेशन। अब देखो स्टार्टिफिकेशन किसमें करते हैं, यहां तो लिखा जाएगा स्टार्टिफिकेशन। क्या लिखा जाएगा? स्टार्टिफिकेशन। देखो स्टार्टिफिकेशन किस में यूज करते हैं? जो भी टेम्परेट शीतोष्ण जलवायु के पौधे होते हैं, इनके जो बीज होते हैं, इनके अंदर फिजियोलॉजिकल डीप डोरमेंसी देखने को मिलती है, यानी कार्यकी रूप से सुषुप्त अवस्था देखने को मिलती है, यानी कुछ क्रियाएं इनमें संपन्न नहीं होती। सीड तो मैच्योर हो जाता है, बट कुछ क्रियाएं होती है वो संपन्न नहीं होती है। तो अब वो क्रियाएं संपन्न करवाने के लिए, वो प्रोसेस कंप्लीट करवाने के लिए, वो फिजियोलॉजी कंप्लीट करवाने के लिए इन्हें चिलिंग टेम्परेचर देना पड़ता है। कहने का मतलब ठंडा तापमान देना पड़ता है, और ये कुछ दिनों तक देना पड़ेगा। जैसे एप्पल के बीज में 60 से 90 दिन के लिए देते हैं, और ये तापमान क्या होता है? लगभग 4 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ये अगर टेम्परेचर हम इतने दिन प्रोवाइड, अलग अलग फसल का अलग अलग है, तो उतने दिन हमें प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, वो चिलिंग तापमान उतने दिन देना पड़ेगा, तभी उसमें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो पूरी हो पाएगी और बीज जर्मिनेशन के लिए तैयार होगा। इसे हम बोलते हैं स्टार्टिफिकेशन। तो स्टार्टिफिकेशन यूज चिलिंग टेम्परेचर टू ब्रेक डोरमेंसी, ये बात तो ठीक है। अगला जो फिल इन द ब्लैंक है उसके अंदर इसने पूछा है कि पानी बीज के अंदर पहुंच नहीं पाता है क्योंकि आवरण कैसा है? कठोर है। उसको तोड़ने के लिए हम क्या है? कोई यांत्रिक जुगाड़ करते हैं, कोई रासायनिक तरीका अपनाते हैं, या कोई टेम्परेचर वाला तरीका अपनाते हैं। कोई टेम्परेचर वाला तरीका है वो अपनाते हैं। तो उसको तोड़ने के लिए हम ये तरीके अपनाते हैं, उसे क्या बोलेंगे? देखो इसको बोलते हैं खुरचना। खुरचने को अंग्रेजी में बोलते हैं स्केरिफिकेशन। क्या बोलते हैं? स्केरिफिकेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। बी ऑप्शन है वो राइट होगा। स्केरिफिकेशन यानी खुरचना, ऊपर लिखना था इंग्लिश में, स्केरिफिकेशन, यहां आएगा स्केरिफिकेशन। अब देखो किसी का बीज आवरण सीड कोट अगर नॉन पेरेमेबल है यानी अपारदर्शी है, नॉन पेरेमेबल है यानी अपारदर्शी है, तो ये फिजियोलॉजिकल टाइप की डोरमेंसी है, यानी कार्य की सुषुप्त अवस्था है। अगर सीड कोट कठोर है तो उसको हम मैकेनिकल डोरमेंसी। इन दोनों ही केस में क्या होता है? पानी अंदर नहीं घुसेगा। पानी अंदर नहीं जाएगा तो एम्ब्रियो अंकुरित कैसे होगा? है ना, सीड जर्मिनेट ही नहीं होगा, क्योंकि सीड के लिए जर्मिनेट होने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, मॉइस्चर और टेम्परेचर। तो जब उसको मॉइस्चर और टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो जर्मिनेट नहीं होने वाला है। तो ये जो डोरमेंसी है, नॉन प्रेमेबिलिटी की वजह से, अपारगम्यता की वजह से, या हार्ड सीड कोट होने की वजह से, तो हम इसको तोड़ सकते हैं खुरचने से, है ना, जिसको हम बोलते हैं स्केरिफिकेशन। अब खुरचने के लिए एक तो हम काम करते हैं मैकेनिकल मेथड यूज करते हैं, यांत्रिक विधि, जिसमें सैंड पेपर, जिसको आप रैग मार्क बोलते हो, उससे रगड़ते हो तो उसके पोर खुल जाते हैं और कुछ जो सीड कोट होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस्तेमाल करें, जिसमें बीज को कुछ देर डाल के रखें, मतलब उसका घोल काम में लोगे, सॉल्यूशन काम में लोगे, और उसके अंदर कुछ देर बीज को डाल के रखें तो सीड कोट सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये केमिकल स्केरिफिकेशन हो जाता है, वो मैकेनिकल था, ये केमिकल। तीसरा, आपने हॉट वाटर ट्रीटमेंट करें, यानी 77 से 100 डिग्री सेल्सियस तापमान के पानी के अंदर बीजों को 24 घंटे के लिए रख दें तो सीड कोट कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। तो हम इसको थर्मल स्केरिफिकेशन या हॉट वाटर स्केरिफिकेशन बोल देते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो जैसे पानी है उसको गर्म करते हैं, उसकी जो भाप है, जहां से भाप जा रही होती है, यानी जो हॉट वेपर जा रही होती है, वहां पे सीड रख देते हैं तो हॉट वेपर स्केरिफिकेशन भी हो जाता है। तो इसने बोला देखो कि हम क्या करते हैं, इसको मैकेनिकल तरीके से तोड़ते हैं, जो मैंने सैंड पेपर बोला, केमिकल में जो मैंने एसिड बोला, थर्मल मीन्स के अंदर मैंने आपको बताया कि हॉट वाटर या फिर हम क्या है हॉट वेपर काम में लेते हैं, उससे क्या है डोरमेंसी ब्रेक करते हैं, तो ये स्केरिफिकेशन होता है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन है वो राइट होगा। यानी जो चिलिंग टेम्परेचर दे रहे हैं वो स्टार्टिफिकेशन है, और जो आप खुरचने का काम कर रहे हैं उसे क्या बोल देते हैं? स्केरिफिकेशन है वो बोल देते हैं। तो राइट आंसर बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा।
अब यहां पे एक टर्म थी वर्नलाइजेशन। देखो वर्नलाइजेशन क्या होता है, टेम्परेट रीजन के जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो फ्लावरिंग आने के लिए फिजियोलॉजी चाहिए वो तभी पूरी होगी जब इनको चिलिंग टेम्परेचर दिया जाएगा। तो फ्लावरिंग के लिए, फ्लावरिंग इंडक्शन के लिए यानी पुष्प आने के लिए जो चिलिंग टेम्परेचर दिया जाता है या चिलिंग टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो वर्नलाइजेशन है। और जर्मिनेशन के लिए जो चिलिंग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम स्टार्टिफिकेशन बोलते हैं। फ्लावरिंग के लिए, पुष्पन को आने के लिए जो चिलिंग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो वर्नलाइजेशन होता है। यह भी कुछ दिनों तक के या कुछ घंटों तक के लिए क्या है, ऐसा चिलिंग टेम्परेचर की जरूरत होती है। वर्नलाइजेशन के लिए भी जो चिलिंग टेम्परेचर होता है वो लेस देन 7.2 डिग्री सेल्सियस होता है। और सीड के जो स्टार्टिफिकेशन के लिए जो चिलिंग टेम्परेचर होता है वो 4 to 7 के बीच में होता है। तो वर्नलाइजेशन फ्लावरिंग के लिए और सीड जर्मिनेशन के लिए वो कौन सा है, स्टार्टिफिकेशन है। वर्नलाइजेशन जो वर्ड है वो किसने दिया था, लेसेनको ने दिया था। किसने, लेसेनको ने दिया था। और ये एक लेटिन वर्ड है। वर्नलाइजेशन कैसा वर्ड है, लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर एसिड यूज इन एसिड सीड सर्टिफिकेशन। निम्न में से कौन सा अमल बीज स्केरिफिकेशन में उपयोग में किए जाने वाला एक प्रमुख अमल है। यानी जब आप सीड का केमिकल स्केरिफिकेशन कर रहे हैं यानी रासायनिक रूप से उसको खुरच रहे हैं तो वहां पे मेनली कौन सा एसिड है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। वहां पे कौन सा एसिड है जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है। ए ऑप्शन है आपका फास्फोरिक एसिड, बी है एसिटिक एसिड, सी है सल्फ्यूरिक एसिड, डी है पेराक्लोरिक एसिड और ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज। फटाफट आंसर दीजिए। सरज्ञान चौधरी, जो आपने कोल क्रॉप में वर्नलाइजेशन पढ़ा है तो कोल क्रॉप का ओरिजिन भी कौन सा है, टेम्परेट है। टेम्परेट रीजन की फसलें है ना, कूल सीजन क्रॉप, इसीलिए हम बोलते हैं कोल क्रॉप्स। तो उनमें तो वर्नलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। चलिए मोस्ट ऑलमोस्ट का आंसर ठीक आ रहा है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने बात कर ली थी। देखो एसिड स्केरिफिकेशन के लिए दो ही एसिड यूज होते हैं मेनली, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक तो सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक ऑप्शन में नहीं है लेकिन उससे भी ज्यादा जो यूज होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज होता है। राइट आंसर सी। जैसे राइट आंसर सी है। जैसे आपने कॉटन के अंदर क्या होता है, सीड पे फज लगे होते हैं ना, छोटे छोटे से फाइबर। बताओ देखो, एक तो कॉटन के बीज के ऊपर छोटे छोटे से जो फाइबर रहते हैं उनको फज बोलते हो। जो मेन फाइबर है उसको तो लिंट बोल देते हैं। और फज किसे बोलते हैं, जो कॉटन के सीड पे छोटे छोटे फाइबर है उनको आप फज बोलते हैं। इसके अलावा और फज किसे बोलते हैं आप, इसके अलावा फज और किसे बोलते हैं। तो वो फज है, इसकी वजह से क्या उसके अंदर पानी नहीं घुस पाता है। तो हम कॉटन के अंदर क्या है, केमिकल स्केरिफिकेशन में सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल आया कि फज और किसे कहते हैं। ठीक है, कॉटन के जो सीड के साथ छोटे छोटे चिपके हुए फाइबर है उन्हें तो आप फज बोल देते हैं। इसके अलावा और फज किसे बोलते हैं आप, इसके अलावा फज और किसे कहते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक है, इज ए मेजर ऑफ हाउ मच ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया वाज सोवन विथ सर्टिफाइड इन कंपेरिजन टू फार्म सेव्ड सीड्स। देखो ये बोल रहा है कि भारत में या किसी क्षेत्र में, पर्टिकुलर जियोग्राफी की बात कर रहा है, शुगर केन के सीड को भी फज कहते हैं। बिल्कुल सही कहा, शुगर केन के सीड को भी क्या कहा जाता है, फज कहा जाता है। ठीक है, गन्ने के बीजों को भी फज कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन में वापस लौटो आप। देखो ये किसी पर्टिकुलर किसी तहसील डिस्ट्रिक्ट राज्य का हम बात कर रहे हैं, एरिया है। यहां पे जो अपना टोटल क्रॉप्ड एरिया है, यानी जितना एरिया यहां पे, जितने एरिया में हमने फसल उगाई है, जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है, इसके अंदर हमने फार्म यानी जो अपने खेत में फसल हुई उसी फसल में से बीज रखा और उसी को लगा लिया तो उसको हम बोलते हैं फार्म सेव्ड सीड बोलते हैं। उसकी तुलना में सर्टिफाइड सीड का एरिया कितना है, यानी टोटल जो क्रॉप्ड एरिया है
उस टोटल क्रॉप्ड एरिया के अंदर जो हमारे खेत का बीज है उसकी तुलना में प्रमाणित बीज हमने कितना लगाया है, उसका प्रतिशत क्या कहलाएगा, उसका प्रतिशत है वो क्या कहलाएगा। ए ऑप्शन तो है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, बी ऑप्शन है सीड रिप्लेसमेंट रेशियो, सॉरी सीड रिप्लेसमेंट रेट, जिसको आप सीड रिप्लेसमेंट रेशियो भी बोल देते हैं, सीड कन्वर्जन रेट, ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहला ऑप्शन था आपका सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। अब देखो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो का मतलब तो ये होता है कि एक बीज लगाने से उससे हमें कितने बीज प्राप्त होंगे, वो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो है। एक बीज लगाने से हमें, देखो आज वाले क्वेश्चन आपको कल के लिए याद रहने चाहिए, क्योंकि आज वाला बेस है और कल वाले जो क्वेश्चन होंगे वो इस पर आधारित होंगे। आज वाला जो क्वेश्चन है वो आपका बेस है कल वाले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो आपको आज वाले क्वेश्चन कल के दिन में याद रहने चाहिए, याद रहने चाहिए आपको। क्लियर है? तो देखो मैं बता रहा था सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो का मतलब होता है एक बीज लगाने से उससे कितने बीज प्राप्त होते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो बोल देते हैं, यानी बीज गुणन अनुपात। ऐसा तो इसने पूछा ही नहीं है ना, क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट इसने बोला है कि टोटल एरिया है उसके अंदर फार्म सेव सीड है उसकी तुलना में सर्टिफाइड सीड कितने लगे हुए हैं, तो उसे हम बोलते हैं सीड रिप्लेसमेंट रेट या सीड रिप्लेसमेंट रेशियो। तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन है वो राइट होगा। सीड कन्वर्जन रेशियो जैसा कुछ होता नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन है वो राइट होगा। कुछ मेजर क्रॉप की बात कर लेते हैं अपने। सीड जो रिप्लेसमेंट रेशियो है, सीड रिप्लेसमेंट, ये रिप्लेसमेंट किसका है, फार्म सेव सीड की जगह कौन सा आ रहा है, सर्टिफाइड सीड आ रहा है ना। तो सीड रिप्लेसमेंट रेशियो मेजर क्रॉप की बात करें तो वीट का कितना है 40.30%, पेडी का 39.80%, मेज का 64.68, सोयाबीन का 38.17, ग्राउंडनट का 25.24 और ग्राम का 31.83, उड़द का 37.97, रेपसीड मस्टर्ड का 68.03। तो ये मेजर क्रॉप का यहाँ पे सीड रिप्लेसमेंट रेट है वो दिया हुआ है। ठीक है, ये अच्छे से ज्ञात कर लीजिएगा। सर सीड जितना पढ़ाए हैं उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा, प्लस ये एमसीक्यू मिल जाएंगे हर टॉपिक के, कोई बात बच गई तो एमसीक्यूज में आ जाएगी भाई, है ना। इसीलिए आप सभी लोगों के लिए एमसीक्यू स्टार्ट किए है ना। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज द सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। देखो जो आप पहले से लोग इनरोल हो किसी कोर्स के लिए तो आप लोगों के लिए तो ये क्लास रहेगी, कोई इनरोल नहीं है कोर्स में तो उस स्टूडेंट का जो चार्ज है वो 1000 रुपीज है। मतलब इस कोर्स का अपने प्राइस कितना है 1000 रुपीज है, 1000 रुपये, 1 साल तक लगातार क्विज चलेगी इसके अंदर और टॉपिक वाइज और फिर फुल लेंथ चलेगी। कोई से भी एग्जाम में बैठ जाना, एग्जाम चुटकियों में निकाल दोगे आप। चलिए व्हाट इज द सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ ग्राउंडनट, मूंगफली का बीज गुणन अनुपात क्या है, 1:80, यानी एक पौधा लगाने से 80 बीज प्राप्त होते हैं। तो 1:80, 1:20, 1:8, 1:100 और 1:40। मूंगफली का सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो क्या है। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो तो आपको बता ही दिया, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो पता होना चाहिए ना, तभी तो हम क्या है पता लगा पाएंगे कि कितना बीज हमें उत्पादन करने के लिए कितना एरिया कवर करना है और किस जनरेशन का कितनी जनरेशन वाला बीज अपने को लेना है, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन, 5 जनरेशन, इस तरह से। चलिए देखो इसका राइट आंसर तो सी ऑप्शन है। देखो अगर हम ऑल ओवर बात करें सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो की तो सबसे लोएस्ट जो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो पोटैटो का है, आलू का है। और हम अगर सिर्फ और आलू को निकाल दें, बाकी क्रॉप्स की बात करें, क्योंकि आलू तो मेनली ट्यूबर से ही अपने क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उसके टुकड़े भी अपने कर लेते हैं। लेकिन अगर अपने पोटैटो को निकाल दें तो सेकंड नंबर पे जो लोएस्ट सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो है वो ग्राउंडनट का है। किसका है, मूंगफली का है। 1.8 है सर, विजिबल ही है भाई। आपका क्या नाम है, गराई गोपीनाथ,
विजुअल है भाई गोपीनाथ जी आपका भी। देखिए ये जितनी भी क्रॉप है इन सब का सीड मल्टीप्लेक्शन रेशियो मैंने यहां पे दे दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा, उनको याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सबसे कम सीड मल्टीप्लेक्शन रेशियो किसका है? पोटैटो का। उसके बाद ग्राउंडनट का है 1:8, पोटैटो का 1:4 है, ग्राउंडनट मूंगफली का 1:8 है, फ्रेंच बीन राजमा का 1:9 है, वहीं पे बरसीम और ग्राम यानी बरसीम और चना का 1:10 है, ओट जई पूछे जाने के चांसेस कम है 1:15 है, सोयाबीन 1:16 1:16, पी का 1:19 1:19, वीट का इंपोर्टेंट है 1:20 1:20, रिजके का लूरसन का 1:25, सन हेम्प के पूछे जाने के चांसेस कम है, सनई का 1:30। ये ग्रुप आपको अच्छे से याद रखना ही है। ब्लैक ग्राम यानी उड़द, ग्रीन ग्राम यानी मूंग, काउपी यानी चंवला, हॉर्स ग्राम यानी कुल्थी, मोठ बीन यानी मोठ और मेस्टा, इनका जो सीड मल्टीप्लेक्शन रेशियो है वो कितना? 1:40 है, यानी 1:40 है। नेक्स्ट हम बात करें बिटर गार्ड, करेला, पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, 1:41 है। लिनसीड यानी अलसी, कॉटन यानी कपास, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी और क्लस्टर बीन यानी ग्वार, इनका 1:50 है, इंपॉर्टेंट है। सेफ्लावर एंड केस्टर यानी कुसुम और अरंडी का 1:60 है, रागी का 1:80 है, रिजगार्ड और केरट के पूछे जाने के चांसेस कम है, 1:83 है। मेज और पेडी का, मक्का और धान का पूछे जाने का पूरा चांस है 1:80, जो देसी किस्म है 1:80। बोटल गार्ड का पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है 1:99। मक्का और पेडी की जो हाइब्रिड वेराइटी है, संकर किस्में है, इनका 1:100 है, 1:100 है, 1:100 है। ये ग्रुप से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सोरगम यानी ज्वार, वाटरमेलन यानी तरबूज, रेडिस यानी मूली, मस्टर्ड यानी सरसों, जूट, उसके अलावा रेड ग्राम यानी अरहर और भिंडी, इनके अंदर 1:100 है। पंपकिन के पूछे जाने के चांसेस नहीं है। अनियन का 1:171 171 है। बाजरा और कुकुम्बर का 1:200 1:200 है। चिल्ली का पूछे जाने का चांसेस कम है। सेसम का 1:250 है, 1:250 है। टोमेटो का 1:40 है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो टोमेटो का है वो 1:400 है, बात हो गई। कोल क्रॉप्स का 1:433 433, 1:433। और सबसे ज्यादा जो सीड मल्टीप्लेक्शन रेशियो है वो बैंगन का, ब्रिंजल का है। सबसे ज्यादा सीड मल्टीप्लेक्शन रेशियो है वो किसका है? बैंगन का, 1:450, 1:450। मयूर 126 वाले पे कॉल करके पूछ लेना ना, बात कर लेना। चलिए, तो ये हो गया अपना सीड मल्टीप्लेक्शन रेशियो, सबका बता दिए मैंने एक साथ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, जिब्रेलिन्स कैन फैसिलिटेट्स सीड जर्मिनेशन ड्यू टू देयर इन्फ्लुएंस ऑन। जिब्रेलिन अपने प्रभाव के कारण बीज के अंकुरण को सुविधाजनक बनाता है। जिब्रेलिन ऐसा कौन सा प्रभाव छोड़ता है जिससे बीज अंकुरण है वो अच्छा होता है? जिब्रेलिन ऐसा कौन सा प्रभाव छोड़ता है जिसकी वजह से बीज अंकुरण है वो अच्छा होता है? ए ऑप्शन है सिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड, जो जिब्रेलिन है वो एब्सिसिक एसिड को संश्लेषित करता है। रेट ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम का उत्पादन करता है। एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर थ्रू द हार्ड सीड कोट, यानी जो कठोर बीजावरण है उसके थ्रू जल का अवशोषण करता है। और ई ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। जिब्रेलिन ऐसा क्या करता है जो बीज अंकुरण को बढ़ा देता है? और आप ये भी पढ़ते हैं कि बीजों की सुसुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है वो जिब्रेलिन ही काम में लिया जाता है। बीजों की सुसुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा जो काम में लेते हैं वो जिब्रेलिक एसिड लेते हैं। ऐसे तो मूंगफली में इथिलीन भी लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो और फसलें हैं उनके अंदर जिब्रेलिन ही काम में लिया जाता है। देखिए, पहला ऑप्शन है सिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का संश्लेषण करता है, मरवाएंगे भाई, एब्सिसिक एसिड के संश्लेषण से डोरमेंसी आ जाती है, जर्मिनेशन होना है वो भी नहीं होगा।
तो एब्सिसिक एसिड तो डोरमेंसी क्रिएट करता है, केमिकल डोरमेंसी, रासायनिक सुसुप्त अवस्था विकसित करता है। रेट ऑफ सेल डिवीजन को नहीं बढ़ाता है, जिब्रेलिन सेल डिवीजन बढ़ाने का काम नहीं करता, ये साइटोकाइनिन का काम है। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंजाइम यानी एमाइलोज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एमाइलोज। जनरली होता क्या है, देखो जो बीज है उसके अंदर भ्रूण से बाहर, एम्ब्रियो से बाहर कुछ ऐसे केमिकल डेवलप हो जाते हैं, कुछ ऐसे रसायन विकसित हो जाते हैं जैसे एब्सिसिक एसिड, क्यूमेरिन, फिनोल्स, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, फ्रूलिक एसिड, प्रूसेनिक एसिड, ऐसे कुछ अम्ल एसिड, कुछ केमिकल डेवलप हो जाएंगे जो एमाइलोज को नहीं बनने देंगे। अब देखो बीज के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है यानी भंडारित जो भोजन होता है, भ्रूणपोष जो होता है, उसके अंदर जो फूड स्टोर रहता है वो किस रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में रहता है। अब आपको ही पता है, पढ़े लिखे लोग हो आप, स्टार्च सीधी एनर्जी तो देता नहीं है। अगर ये मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाए तो एनर्जी देगा। अब जब एम्ब्रियो से पौधा निकल रहा है तो उस समय एनर्जी तो चाहिए, अब सीधा स्टार्च ऊर्जा देगा नहीं, ऐसे तो बीज अंकुरित होगा नहीं। अब बीज को अंकुरित करने के लिए स्टार्च को मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड में बदलना पड़ेगा। मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में बदलेगा हाइड्रोलाइसिस के कारण, यानी जल अपघटन की वजह से बदलेगा। और ये जल अपघटन करवाने वाला एंजाइम कौन सा है, एमाइलोज है। ये कौन सा है, एमाइलोज। एमाइलोज होगा तो मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड बनेगा और सीड जर्मिनेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा कुछ ऐसे रसायन विकसित हो जाते हैं, कुछ ऐसे केमिकल डेवलप हो जाते हैं। एब्सिसिक एसिड बताया, क्यूमेरिन बताया, शॉर्ट चेन फैटी एसिड बताया, फिनोल्स बताए, कुछ प्रूसेनिक एसिड, फ्रूलिक एसिड, ऐसे जो रसायन ये एमाइलोज को बनने नहीं देंगे। जब आप Ga3 डालोगे तो इन रसायनों को Ga3 क्या कर देगा, खत्म, इनके प्रभाव को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, इनके इफेक्ट को खत्म कर देगा। जब इनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा एमाइलोज बनेगा, और एमाइलोज बनेगा तो सीड जर्मिनेशन होगा। तो जो जिब्रेलिन है वो सीड के जर्मिनेशन को, बीज के अंकुरण को किस तरीके से बढ़ाता है, ये जनरली हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम प्रोड्यूस करके बढ़ाता है। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम प्रोड्यूस करके बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन। एब्जॉर्वेशन ऑफ वाटर थ्रू द हार्ड सीट कोड, ये जिब्रेलिन का कोई काम नहीं है, तो ऑल ऑफ दीज हो ही नहीं सकता है। देखिए हम इस तरह के सेशन में ये भी बात करेंगे कि जब हमें क्वेश्चन नहीं आता है तब हम उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कब, कौन सी स्थिति में अपने को अटेम्प्ट करना चाहिए और किस तरह के ऑप्शन को हमें राइट करना चाहिए। तुक्का तो लगाना ही नहीं है। जब भी आप नहीं आते हुए क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करोगे तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ तो अपना नॉलेज लगाना है, सिक्स सेंस लगाना होता है। सिक्स सेंस के साथ ही आप क्या करोगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अब बात आती है कि बीज जब प्री जर्मिनेशन यानी जर्मिनेशन के लिए तैयार होता है तो स्टार्च किस में बदलती है, माल्टोज में। तो आपसे पूछ ले कि प्लांट के कौन से भाग में, कौन से पार्ट में माल्टोज देखने को मिलता है, तो आप बोलोगे जर्मिनेशन जो हो रहा होता है उस सीड के अंदर आपको जो कार्बोहाइड्रेट है वो माल्टोज के रूप में देखने को मिलती है। बाकी तो जब कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होती है तो ग्लूकोज के रूप में, ट्रांसलोकेट होती है तब सुक्रोज के रूप में होती है, और स्टोर होती है तो स्टार्च के रूप में। माल्टोज के रूप में आपको सीड में ही देखने को मिलती है, और वो भी उस समय जिस समय सीड जर्मिनेशन की तैयारी में लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बीज उत्पादन वाले खेत में अन्य किस्मों के पौधे निकालना कहलाता है। रिमूविंग ऑफ टाइप प्लांट फ्रॉम सीड क्रॉप इज नोन एज। देखो भाई, जब आपने सीड प्रोडक्शन के लिए जब कोई वैरायटी लगा रखी है, अगर उसमें किसी दूसरी वैरायटी का प्लांट खड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो जेनेटिकल इंप्योरिटी को बढ़ाएगा, यानी अनुवांशिक अशुद्धि को बढ़ाएगा। भी जैसे मान लो आपने वीट लगा रखी है और वीट की लर्मा रोजा वैरायटी आपने लगा रखी है, वीट की लर्मा रोजा वैरायटी वो आपने लगा रखी है। अगर हमें खाना होता गेहूं तो लर्मा रोजा में कुछ सोनालिका के बीज आ जाते, कुछ राजती 77 के बीज आते, किसी के भी आ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी, हम खा लेते, क्योंकि वो तो फूड ग्रेन की तरह काम में लेना है। वहां पे जेनेटिक प्योरिटी की जरूरत नहीं है, वहां प्रमाणीकरण की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको जेनेटिकल प्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे किसान के पास जो बीज जाता है वो सर्टिफाइड जाता है, उसकी जेनेटिकल प्योरिटी मिनिमम 98% तो होनी चाहिए, 98%। और जो फाउंडेशन सीड होता है उसकी जेनेटिकल प्योरिटी 99 पॉइंट से लेकर 99.5% होनी चाहिए। और जो हाइब्रिड सीड है उसकी जेनेटिकल प्योरिटी है वो 95% होनी चाहिए। अब इतनी तो जेनेटिकल प्योरिटी होनी चाहिए। अब अगर उस फील्ड के अंदर देखो, बीज में दो तरह के स्टैंडर्ड होते हैं,
एक तो फील्ड स्टैंडर्ड, जिस समय हम बीज उत्पादन कर रहे हैं उस समय हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना है, वो फील्ड स्टैंडर्ड है। और बीज फील्ड के बाद जब हमने बीज निकाल लिया तब उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो वो सीड स्टैंडर्ड होते हैं। तो ये फील्ड स्टैंडर्ड की बात हो रही है। तो खेत के अंदर क्या है, अन्य किस्म का अगर पौधा है तो वो जेनेटिकल इंप्योरिटी को बढ़ाएगा, अनुवांशिक अशुद्धि को बढ़ाएगा। जब हम खेत में इंस्पेक्शन करने जाते हैं, किसी फसल में 2 इंस्पेक्शन, किसी में 3 और किसी में 4 भी होते हैं, तो इंस्पेक्शन करने जाते हैं और हमें ऐसा लगे कि यार ये पौधा जो है ना, ये वैरायटी के अकॉर्डिंग करैक्टर नहीं रख रहा है, इसमें किस्म के अनुरूप गुण है नहीं, तो उसको ऑफ टाइप बोलेंगे। और जिसके किस्म के अनुरूप गुण है, वैरायटी के अकॉर्डिंग करैक्टर है, वो ट्रू टू टाइप है। तो ट्रू टू टाइप तो रखना है हमें, उसका सीड प्रोड्यूस करना है। जो ऑफ टाइप प्लांट होगा उसे देखते ही हमें क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो ये जो ऑफ टाइप प्लांट है इसको वीड साइंस के अंदर रोग वीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोग वीड बोल देते हैं, रोग वीड बोल देते हैं। और इसको निकालना क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है। इसको निकालना क्या कहलाएगा, रोगिंग। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, डी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। वीडिंग तो आप जानते ही हो, जो भी अनवांटेड प्लांट है उसको रिमूव करना क्या है, वीडिंग है। और ये जो ऑफ टाइप प्लांट निकाल रहे हो ये भी टाइप ऑफ वीडिंग ही होता है, यानी एक वीडिंग का ही प्रकार होता है। चलिए, स्कूपिंग। स्कूपिंग क्या होता है, स्कूपिंग की जाती है कॉलीफ्लावर के अंदर, फूल गोभी के अंदर की जाती है। स्कूपिंग जो है वो किस में की जाती है, कॉलीफ्लावर में की जाती है, यानी फूल गोभी के अंदर है वो की जाती है। स्कूपिंग हम करते हैं कॉलीफ्लावर के अंदर। जनरली क्या होता है, जैसे ये कॉलीफ्लावर का फ्लावर फूल है ना, ये कॉलीफ्लावर का फूल है। जब हम बीज उत्पादन करेंगे तो हम चाहते हैं कि इसमें जो स्टॉक है वो बड़ा आसानी से निकल जाए। तो हम क्या करते हैं कि यहां पे आप देखते हो इसकी एक बड सी होती है ना, तो वहां तक इस फ्लावर को बीच में से शार्प चाकू से काट देते हैं। यानी ये जो कर्ड होता है, कॉलीफ्लावर का एडिबल पार्ट होता है, खाने योग्य भाग, उसको कर्ड बोलते हैं। तो इसको काट देते हैं ताकि सीड स्टॉक है वो आसानी से निकल पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कूपिंग। तो स्कूपिंग किस में करते हैं, कॉलीफ्लावर में करते हैं, सीड प्रोडक्शन के दौरान है वो स्कूपिंग की जाती है। तो स्कूपिंग भी नहीं था, वीडिंग भी नहीं था। थिनिंग तो आप जानते ही हैं, अगर हम पौधे लगाते हैं और पौधे बहुत नजदीक नजदीक लग गए, यानी ज्यादा लग गए, तो उसमें से जो एक्स्ट्रा प्लांट होंगे उनको रिमूव कर देंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, थिनिंग, ताकि प्रॉपर सीड प्रोडक्शन हमें मिले। वायबिलिटी एनालिसिस मैंने आपको पीछे बता ही दिया था। तो यहां पे राइट आंसर कौन सा होगा, आपका डी ऑप्शन है वो राइट होगा, रोगिंग है वो राइट होगा। ठीक है, कल से क्लास 3:30 रखेंगे ताकि अपने ज्यादा क्वेश्चन है वो कवर कर पाए। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं सीड टेक्नोलॉजी में। तो आज के लिए बस इतना ही। आज जस्ट आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, तो इसलिए थोड़ा सा समय के साथ समय का भी डिस्कस हो जाए, टाइम का भी डिस्कस हो जाए, और कुछ अपने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लें। तो आप बताइए, अब कुछ बातें पूछ रहे थे आप में से, क्या पूछ रहे थे? ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ये शेयर करो, अपने इस बैच को बहुत ज़्यादा सक्सेस बनाना है। सक्सेस तो ऑलरेडी हो चुका है ना, सुपर सक्सेस करना है इसको। इसकी पीडीएफ लेक्चर के साथ ही मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जो मैंने करवाई है वही सेम ही पीडीएफ मिलेगी आपको। आंसर नहीं मिलेंगे, आंसर लेक्चर में ही देखने पड़ेंगे आपको। हाँ, डेली होगी, संडे को नहीं होगी क्लास। बस कभी कभार कोई बीच में छुट्टी हो जाए तो बात अलग है। एमएससी करें या एएफ हो, देखो एमएससी कर लोगे तो अच्छी बात है, एमएससी करने के बाद एएफओ करते हो इससे अच्छा अभी करते रहो। डिफरेंस बिटवीन हैप्पी, जब इंजीनियरिंग की क्विज लाएंगे उसके अंदर बताएंगे, है ना। पीछे क्विज में हैप्पी सीडर और सुपर सीडर दोनों बताए हुए हैं। हैप्पी सीडर बताया था ना आपको, जीरो टिलेज का इंप्लीमेंट है, और सुपर सीडर है वो मिनिमम टिलेज का इंप्लीमेंट है।
टॉपिक वाइज नहीं है, सब्जेक्ट वाइज है उसमें राजेंद्र। थैंक यू भाई अभिषेक भट्ट। वो दिव्या दोबारा से नई टेस्ट सीरीज, उसमें कुछ क्वेश्चन में करेक्शन था, इसलिए जो आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिली हुई थी बाईलिंगुअल, वो दोबारा से अपलोड हो जाएगी। सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट सीरीज थी वो दोबारा से अपलोड होगी, बिल्कुल रिकॉर्डेड में रहेगी। कोई बात नहीं, कल से टाइम पे रहना है ना, 3:30 से ये बैच रहता है अपना। ओके, थैंक यू।